Yes, beta. In this chapter, ruling the countryside, I have discussed with you some improvements or suggestions or policies adopted by East India Company to increase the indigo in our country, because indigo was needed in the European market. Okay. First system I have discussed with you, that was निज cultivation. क्या थी निज cultivation? This cultivation was basically you can say appreciated by the East India Company. Planters, indigo planters, they produced indigo. वो indigo produce करते थे and land was directly controlled. Land जो थी वो directly इनके control में थी. ठीक है. They can hire laborers. उनके अंडर जो लैंड होती थी, ठीक है, वो काम करवाने के लिए लेबर्स को हायर करते थे. लेबर्स को हायर करना मतलब लेबर्स को सैलरीज देना. देन लेकिन इसके लिए व्हाट दे नीडेड फर्टाइल लैंड, बेस्ट लैंड, क्योंकि जो बेस्ट लैंड थी उसमें ही सबसे बेस्ट क्वालिटी का इंडिगो जो था वो ग्रो कर सकता था. एंड लार्ज प्लांटेशन एरिया वाज रिक्वायर्ड, क्योंकि जब ये इंडिगो प्लांटर्स को एरिया चाहिए तो उनको एरिया, प्लांटेशन एरिया भी ज्यादा चाहिए होगा. और इस लार्ज प्लांटेशन को, सॉइल को टर्न करने के लिए उनको प्लो चाहिए थे, बुलेट कार्ट्स चाहिए होते थे. तो ये लार्ज स्केल में उनको चाहिए था और इसलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है वो विलेज एरियाज में इन्वेस्ट करना शुरू कर. मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, 1 बीघा. पुराने टाइम पीरियड में लैंड की जो एक यूनिट थी बीघा, आजकल तो हम कहते हैं ना मरलाज हैं या गज हैं, तो उस टाइम पीरियड में 1 बीघा को जो है प्लो करने के लिए एक यानी कि बुलेट कार्ट, 2 ऑक्सेस जो है वो चाहिए होते थे. ठीक है, एक यूनिट ऑफ लैंड को करने के लिए. तो अगर किसी के पास 200 बीघा होगा तो 200 बीघा के लिए कितनी लैंड को प्लो करना, कितनी लैंड के लिए बुलेट कार्ट चाहिए. तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा था. इसीलिए जो मनी थी वो कोई इंडियंस बहुत कम, बल्कि फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आते थे इन्वेस्ट करने के लिए. वो पहले लैंड खरीदते थे, फिर हायर करते थे, हायर करने के बाद फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाती थी. और इस तरह से इंडिगो प्लांटर्स जो थे उन्होंने हमारी कंट्री में इंडिगो प्लांटेशन करना शुरू किया. दूसरा सिस्टम था रैयत. रैयत का मतलब क्या है? कल्टीवेटर. इस सिस्टम में कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रैयत को ही कहा कि अपनी अपनी लैंड में वो इंडिगो कल्टीवेट कर. यानी कि रैयत, यानी कि आप खुद सोचो कि एक फार्मर है, उसके पास कुछ लैंड है. ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स उनको इस चीज के लिए फोर्स करें कि आप अपनी लैंड पे व्हीट या राइस ग्रो नहीं करोगे, बल्कि आप क्या ग्रो करोगे? इंडिगो. और उसके लिए उसको कुछ एडवांस दे दिया जाता था. तो आपको पता है कि हमारी कंट्री में ना जो विलेजर्स एरिया थे वो बहुत पुअर थे. और जब आप किसी को पहले ही एडवांस दे दोगे, किसी को पहले ही आप मनी दे दोगे, तो ऑटोमेटिकली वो लोग जो है वो इंप्रेस हो जाएंगे. उनको लगेगा वाह, ये तो काम करने से पहले ही आपको मनी मिल गई. तो धीरे 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 ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत से रैयत को ट्रैप करना, मतलब फंसा लेना. डेब्ट ट्रैप क्या होता है? एक बार उनको एडवांस दे दिया और वो पर्सन जो है वो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया. कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद अब वो पर्सन क्या करेगा? इंडिगो कल्टीवेट करेगा. लेकिन आपको पता है इंडिगो कल्टीवेट करने का प्रोसेस कितना मुश्किल था? उसके लिए कल्टीवेटर्स को कितना हार्ड वर्क करना पड़ता था, अपनी बेस्ट लैंड को सेक्रीफाई करना पड़ता था, और कितना टाइम डिवोट करना पड़ता था. और उसके बाद जब उसकी क्रॉप्स बन जाती थी, तो जब उसने अपनी क्रॉप्स को बेचना होता था तो वो ही वॉज नॉट इंडिपेंडेंट. वो किसी को भी नहीं बेच सकता था, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका था. वो अपनी मर्जी से किसी को भी नहीं बेचेगा. जिससे उसने एडवांस लिया है वो उसी को ही बेचेगा. इसका मतलब क्या है कि उसके पास तो प्रॉफिट ही नहीं रहा. ठीक है, अल्टीमेटली जो रैयत है उसका अपना डिसीजन क्रॉप्स को उगाने का या बेचने का वो खत्म हो गया. और धीरे 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 जब वो एडवांस ले लेते थे, लेकिन उस टाइम पीरियड में सपोज अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में फैमिन्स आ जाए, बारिश ही ना हो, या फिर कोई डिजास्टर आ जाए और उसकी लैंड, उसकी सारी की सारी क्रॉप स्पॉइल हो गई, तो ऐसे में जो एडवांस उसने लिया होता था वो लोन, उसको फिर लोन लेना पड़ता था. और उस लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता था. और इस तरह से धीरे 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 जो रैयत थे
वो इस ट्रैप में फंस गए और अब रैयत जो थे उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स की जो डिसीजंस होते थे उनको फॉलो करना पड़ता है। सो एट दैट टाइम मैनी इंडिगो प्लांटर्स दे फोर्स रैयत, उन्होंने रैयत को फोर्स किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उनको क्या दिया जाता था? एडवांस। एडवांस पहले दिया जाता था उनको, जो एडवांस जो साइन कर लेते थे उनको एडवांस देते थे ताकि उनको पैसे देकर पहले थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किया जा सके। लेकिन जब उनकी क्रॉप्स पक जाती थी, बन जाती थी, प्राइस पेड टू देम वाज वेरी लो। ठीक है, प्राइस जो था उनको बाद में जब उनकी पूरी फसल बन जाती थी, जब उनसे डिलीवरी ली जाती थी, तो बाद में जो उनको पेमेंट की जाती थी दैट वाज वेरी लो। वंस दे साइन द कॉन्ट्रैक्ट दे वर ट्रैप। एक बार अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो वो ट्रैप में फंस जाते थे, नेक्स्ट ईयर उनको फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था। एंड हमेशा अगर 1-2 साल वो अपनी जिसे हम कहते हैं लैंड पे इंडिगो प्लांटेशन करेंगे ना, तो ईयर आफ्टर ईयर उनकी जो लैंड थी उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती थी और धीरे धीरे 3-4 ईयर्स के बाद लैंड बैरन हो जाती थी। और इस तरह से फार्मर जो थे नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के बाद अगर वो इंडिगो अच्छी क्वालिटी का नहीं ग्रो कर पाते थे तो उनको टॉर्चर किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था और उनको कम जो है वो क्रॉप्स के रेट बहुत कम मिलते थे। एंड इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि उसके बाद वो पर्सन जो था या रैयत थे वो अपनी लैंड पर बीट या राइस ग्रो नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाती। दिस वाज अ मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस रैयत सिस्टम। इस रैयत सिस्टम की ये मेन प्रॉब्लम थी। ठीक है, और आपको पता है जो इंडिगो फैक्ट्रीज जो हमारी कंट्री में जिस टाइम पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारी कंट्री में इंडिगो को प्रमोट कर रही थी, तो यहाँ से इंडिगो जो ये रैयत या निज कल्टीवेशन में जितना भी इंडिगो आता था, प्लांट्स आते थे, इनको इंडिगो फैक्ट्रीज में भेजा जाता था। इन इंडिगो फैक्ट्रीज में आप अपनी बुक में देखिए, इंडिगो फैक्ट्रीज, ये एक इंडिगो फैक्ट्री का सीन है जिसमें वर्कर्स को दिखाया गया है कि वो किस तरह से इन फैक्ट्रीज में काम करते थे। तो यहाँ पे काम कैसे होता था? इन इंडिगो फैक्ट्रीज में प्लांट से डाई कैसे निकाली जाती थी? इन फैक्ट्रीज के बाहर अलग अलग सेक्शंस होते थे जिनको वैट कहते थे, या हम कह सकते हैं कि अलग अलग सेक्शंस कह लो या फिर वेसल्स कह लो, जहां पर इन प्लांट्स को डिप करके रखते थे, प्लांट्स को डिप करते थे। डिप करने के बाद उनका कलर एक्सट्रैक्ट किया जाता था और उसके बाद अलग अलग प्रोसेस, कई बार तो जो ये इंडिगो फैक्ट्रीज में काम करते थे उनको अपने पैरों से प्रॉपर जो है वो प्लांट्स को क्रश करना पड़ता था। तब तक क्रश करते थे जब तक उसका कलर ना निकले, क्योंकि उस टाइम मशीन तो होती नहीं। और उसके बाद कलर जो था, कलर ऑब्टेन किया जाता था और इस कलर को फिर यूरोपियन कंट्रीज में भेजते थे कॉटन को आगे डाई करने के लिए, ब्लू कलर। ठीक है, अब प्रॉब्लम स्टार्ट क्या हुई? दैट मैनी पीपल they were not interested to grow indigo and that's why they revolted. अब हम पढ़ेंगे ब्लू रेबेलियन। क्या था ये ब्लू रेबेलियन? व्हाट वाज दिस ब्लू रेबेलियन? क्यों लोगों ने रिवोल्ट किया? why people were not interested? how people revolted? ब्लू रिबेलियन, या इसको इंडिगो रिवोल्ट भी कहते हैं या ब्लू रिबेलियन भी कहते हैं। इंडिगो रिवोल्ट, स्टोरी ऑफ इंडिगो रिवोल्ट। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए आपने। स्टोरी ऑफ इंडिगो रिवोल्ट में हमने ये बताना है कि व्हाई, हाउ इंडिगो द प्रोड्यूस और द पीपल हु वर ग्रोइंग इंडिगो या कल्टीवेटर्स या फार्मर्स, व्हाई दे वर नॉट इंटरेस्टेड एंड हाउ दे रिवोल्टेड। और ये अल्टीमेटली सबसे पीक में था 1859। ठीक है, 1859 में ये ब्लू रिबेलियन सबसे पीक पे थी। तो अब हमने इस ब्लू रिबेलियन की स्टोरी पढ़नी है कि किस तरह से लोगों ने अपनी जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को कैसे जो है वो ओवरकम किया। रैयत जो थे बंगाल, स्पेशली मैंने आपको बताया था कि इंडिगो जो था वो बंगाल स्टेट में बहुत ज्यादा उसकी ग्रोथ होती थी। तो जो बंगाल के रैयत थे, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? रिफ्यूज करना शुरू कर दिया। दे रिफ्यूज्ड।
टू ग्रो इंडिगो। अब अगर कॉलोनियल रूल के अंडर यानी कि ब्रिटिश रूल के अंडर जब फार्मर्स ने इसको रिफ्यूज किया तो ऑटोमेटिकली कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो और ज्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है। और जब वो स्ट्रिक्ट हुई तो इन लोगों ने क्या किया, जिन लोगों ने रिफ्यूज करना शुरू कर दिया था, फार्मर्स दे अटैक्ड ऑन इंडिगो फैक्ट्रीज। इंडिगो फैक्ट्रीज, जिन लोगों को इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए कंपेल किया जाता था, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने इंडिगो फैक्ट्रीज पे अटैक करना शुरू कर दिया। अब अगर इंडिगो फैक्ट्रीज पे अटैक करेंगे तो लॉस किसको होगा, ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। और इसके लिए फिर ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, अरेस्ट करना शुरू कर दिया। सेकेंड पॉइंट, अब एक और टर्म आपने इसमें याद रखनी है, गोमाश्ताज। कौन थे गोमाश्ताज? सबसे पहले आपने बताना है गोमाश्ताज कौन थे, एजेंट्स, एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स। ये वो एजेंट्स होते थे जो विलेज एरियाज में आकर फार्मर्स को रेंट या उनको एडवांस देते थे या सप्लाई लेते थे। मिडल मैन कह लो आप, मिडल मैन। गोमाश्ता कौन हो गए, मिडल मैन। किनके मिडल मैन, प्लांटर्स के और फार्मर्स के बीच। यानी कि जो फॉरेन प्लांटर्स थे, सपोज कोई ब्रिटिशर है, उसने पूरी इंडिगो कल्टीवेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, वो आगे गोमाश्ताज को एम्प्लॉय करते थे और ये गोमाश्ताज विलेज एरियाज में जाकर रैयत को एडवांस देते थे और 3-4 मंथ्स के बाद जब उनकी क्रॉप्स पक जाती थी, बन जाती थी, तो उनसे सप्लाई लेते थे। इनको बोलते थे एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स। तो जब लोगों ने इंडिगो फैक्ट्रीज पे अटैक करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे जब ये गोमाश्ताज विलेज एरियाज में आते थे तो लोगों ने इनको भी अटैक करना शुरू कर दिया। तो मैनी गोमाश्ताज वर बीटन अप बाय फार्मर्स। इनको भी, गोमाश्ताज को भी मारा गया क्योंकि ये एजेंट्स थे। इनका मेन काम क्या था, ये प्लांटर्स की तरफ से आते थे और सिस्टम ऑफ एडवांस या फिर सप्लाई लेने के लिए आते थे। तो मैनी पीपल दे वर अनॉयड विद प्लांटर्स और इसलिए उन्होंने गोमाश्ताज को अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। थर्ड, नाउ इंडिगो फार्मर्स दे बिकेम यूनाइटेड। थर्ड पॉइंट में आपने बताओगे दिस वॉर, यानी कि कहते हैं ना ऑथ लेना, नॉट टू टेक एडवांस, दिस वॉर नॉट टू टेक एडवांस इन फ्यूचर। कि अब वो क्या करेंगे, एडवांस नहीं लेंगे, क्योंकि अगर वो एडवांस ले लेंगे तो उनको काम करना पड़ेगा। तो बहुत से लोग इकट्ठे हो गए कि अब वो एडवांस ले, क्योंकि अब उनको पता लग गया था कि अगर वो एडवांस लेंगे तो ईयर आफ्टर ईयर उनकी लैंड जो है वो बैरन हो जाएगी, फिर वो व्हीट और राइस ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं दिस वॉर नॉट टू टेक एडवांस फ्रॉम दीज गोमाश्ताज एंड प्लांटर्स। एंड हम ये कह सकते हैं कि रिवोल्ट, जब ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ उस टाइम पीरियड में काफी जो इंडिगो फार्मर्स थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी बातों को सुने और उनको ऑटोनॉमी दी जाए, फ्रीडम दी जाए कि वो अपने फार्म्स में, अपने खेत में अपनी मर्जी से कल्टीवेशन करें, ठीक है ना। तो इस तरह से ये लोग चाहते थे कि ब्रिटिशर्स उनके साथ सिंपैथी दिखाएं और ये मैटर जो था वो बहुत डिस्कस हुआ और अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, इनकी प्रॉब्लम्स जो है, इनकी प्रॉब्लम्स को सुना गया और इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको थोड़ा सा पैसिफाई करने के लिए, इनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम आपने इसमें याद रखना है, एशले ईडन। ये कौन थे, मैजिस्ट्रेट। इन्होंने एक, जिसे हम कहते हैं कि एक ब्रिटिश जो इनकी प्रॉब्लम थी, इंडिगो फार्मर्स की प्रॉब्लम थी, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, ठीक है, इन्होंने एक लॉ बनाया दैट रैयत्स वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट डिमांड एडवांस। यानी कि जो रैयत्स हैं उनको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो एडवांस लें, अपनी मर्जी से अगर वो एडवांस लेते हैं तो ठीक है, लेकिन उनको कंपेल नहीं किया जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट एशले ईडन, ही
he you can say formulated a law that raiyyats would not be compelled to accept indigo contract, यानी कि जो रैयत्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने के लिए उनको फोर्स नहीं किया जाएगा, वो अगर अपनी मर्जी से काम करते हैं तो ठीक है, उनको फोर्स नहीं किया जाए। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि काफी हद तक जो लोग थे उनको जो उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी उनसे काफी हद तक उनको एक रिलैक्सेशन मिली। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ, बहुत से लोग जो थे वो अभी भी इंडिगो प्लांटेशन को बंद करना चाहते थे। और इसके लिए फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, मिलिट्री बुलाई गई, बहुत से लोगों पे अटैक किया गया, जो लोग फैक्ट्रीज में अटैक कर रहे थे, ठीक है। फिर अल्टीमेटली जब ये इशू खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट इंडिगो कमीशन बना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर एक इंडिगो कमीशन बनाया। इंडिगो कमीशन का मतलब है कि एक ऐसा कमीशन जो सर्वे करेगा कि लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बाद उस सर्वे के बाद जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुना जाए। कमीशन ने प्रॉपर सर्वे किया और रियल में जब उनको पता लगा कि उनको जो है उनको बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स मिली कि जो इंडिगो प्लांटर्स थे वो रियल में एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे लोगों के ऊपर, और उन्होंने बहुत से जो इंडिगो प्लांटर्स थे दे फाउंड गिल्टी, मैनी इंडिगो प्लांटर्स फाउंड गिल्टी। गिल्टी का मतलब क्या है कि बहुत से ऐसे इंडिगो प्लांटर्स की लिस्ट उनके पास आई जो रियल में एक्सप्लॉयटेशन करते थे इन इंडिगो फार्मर्स के ऊपर, और जो ये मानते थे कि जो इंडिगो प्लांटेशन जो है वो कंट्री में फार्मर्स के लिए सेफ जो है वो नहीं थी, और इसीलिए इस कमीशन ने बहुत से इंडिगो प्लांटर्स को जो है वो एक लिस्ट जो है इस लिस्ट में डाला जो कि रियल में एक्सप्लॉयटेशन कर रहे। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि काफी हद तक इंडिगो कमीशन की रिपोर्ट के बाद इंडिगो प्लांटर्स या जो इंडिगो जो भी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे उनके खिलाफ एक्शन लिए गए और फार्मर्स को काफी हद तक रिलैक्सेशन दी गई, ठीक है। लेकिन अभी भी जब तक हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स थे ये इंडिगो प्लांटेशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। चाहे कमीशन ने अपना रिजल्ट दे दिया, लोगों को सेटिस्फाई कर दिया, बट स्टिल क्योंकि इंडिगो प्लांटेशन जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म नहीं कर सकती क्योंकि उनको प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि बंगाल में इंडिगो जो है वो कोलैप्स हो गया। कोलैप्स का मतलब क्या होता है कि अब जो इंडिगो प्लांटर्स थे वो बंगाल से बिहार की तरफ शिफ्ट हो गए। अब उन्होंने बिहार में जाकर रैयत्स जो थे उनको जो है अप्रोच करना शुरू कर दी। और इन बिटवीन महात्मा गांधी 1915 में जब साउथ अफ्रीका से यहाँ पे आए, उन्होंने वहां पर जाकर चंपारण एक प्लेस है जहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स जो थे वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वहां पर जाकर उनके पेन या जो भी वो पेन बियर कर रहे थे उनके पेन को देखा और महात्मा गांधी जी ने इनके अगेंस्ट आवाज उठाई, सत्याग्रह लॉन्च किया। चंपारण मूवमेंट बहुत फेमस है, इंडिगो प्लांटेशन चंपारण, ठीक है। तो इसके बाद धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि इंडिगो प्लांटेशन तब खत्म हुई जब सिंथेटिक डाई को जो है वो डिस्कवर किया। सिंथेटिक डाई क्या होती है? सिंथेटिक डाई केमिकल से बनाई जाती है और उसके बाद धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि इंडिगो की डिमांड जो है वो कम होती शुरू और काफी फार्मर्स को इससे रिलैक्स मिला। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस ब्लू रिबेलियन ऑफ 1859 कि कैसे लोगों ने इंडिगो जो प्लांटेशन में बहुत सफर किया। नो डाउट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ देर के लिए इनको सपोर्ट किया, बट स्टिल जब तक सिंथेटिक डाई नहीं बनी तब तक लोगों को इंडिगो प्लांटेशन के लिए काफी सफर करना, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ I will discuss question answers with you. Okay, first of all, match. These are very easy. You can raise your hand. Rayyat. What is the meaning of Rayyat here? Rayyat कौन होता है? Cultivator. यहाँ पे Rayyat का meaning क्या है? हाँ जी, raise your hand. Yes, Rayyat. हाँ जी, बानी. What is the meaning of Rayyat here? Peasant. Peasant. Very good. What is the meaning of महल? महल का मतलब क्या है? विलेज। विलेज का मतलब
Cultivation on planter owner land. निज कल्टीवेशन में प्लांटर अपनी लैंड खुद लेता था और लेबर को हायर करता था, लेकिन रैयती में क्या होता था, रैयत जो कल्टीवेटर होता था उसको एडवांस दिया जाता था कि वो अपनी लैंड पे इंडिगो प्लांट करे, ठीक है, इंडिगो को प्रॉपर उसकी प्रोड्यूस करे। कल्टीवेशन ऑन रैयत लैंड वाज कॉल्ड रैयती सिस्टम, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट इज growers of wood of in Europe saw indigo as a crop which would provide competition, यानी कि जो वुड प्लांट था उसके ग्रोअर्स को लगता था कि इंडिगो उनको कंपटीशन दे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपेल किया कि वो इंडिगो को रोक दे, ठीक है। देन द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज इन लेट 18th century Britain because of, yes, the demand for indigo increased in the late 18th century Britain because of expansion of cloth. इंडिगो की डिमांड क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि कॉटन की डिमांड बढ़ी, कॉटन की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, उसको कलर किया जाएगा, ब्लू कलर करने के लिए, ठीक है, इवन आई हैव योर ब्लू कलर है। देन द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वाज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाई, यानी कि इंटरनेशनल डिमांड इंडिगो की कब खत्म हुई, जब सिंथेटिक डाई को डिस्कवर किया गया। चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर के अगेंस्ट थी। चंपारण मूवमेंट वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स। नाउ टेल मी फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, वेरी गुड मेघा, अंजी कीप योर माइक ऑन। First point, this settlement was started by East India Company in 1793. Very good. They were interested in business. आप अच्छा इसमें और लिख सकते हो, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, and the revenue that had, ठीक है, और there was lack of interest in improvement of land. हाँ जी, परमानेंट सेटलमेंट में यस रेवेन्यू वाज फिक्स्ड, रेवेन्यू फिक्स किया जाता था, एंड राजा साल्टार्स जो थे, ठीक है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई रेवेन्यू कलेक्ट करने की। और आपको पता है रेवेन्यू दैट, ये जो रूल था ये हेरिडिटरी था। हेरिडिटरी का मतलब क्या है, एक बार जो जमींदार बन जाता था आगे उसके सन जो थे उनको भी सेम जमींदारी मिल जाती थी, तो अल्टीमेटली एक बार अगर किसी फैमिली को ये जमींदारी का राइट मिल जाता था, फैमिली आफ्टर फैमिली वो जमींदारी का राइट उनके पास ही रहता था, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे जमींदारी का राइट वापस नहीं लेती। क्लियर, इट इज क्लियर? yes ma'am, यस, परमानेंट सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट। हाँ जी, नेक्स्ट, हाउ वाज द महलवाड़ी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट, अनमोल? हाँ जी, yes ma'am, the permanent settlement system was introduced in 1793 by Lord Cornwallis. yes, Mahalwadi system was introduced by Holt Mackenzie in 1822. yes, The land rights in permanent settlement were permanent. हाँ In जी, Mahalwadi system, land rights were given for 10 years. The revenue in permanent settlement was fixed for forever. हाँ जी, Mahalwadi system, the revenue was not fixed. not fixed, it can vary from village to village or periodically. Very good, very good beta। हाँ जी, next, give two problems of मुनरो सिस्टम। थर्ड जो मैंने सिस्टम करवाया था मुनरो सिस्टम, मुनरो सिस्टम जो था उसकी प्रॉब्लम क्या थी मेन, एनी 2 पॉइंट्स? हाँ जी प्रबल। हाँ जी, यस मैम, मैम 1 मिनट, मैम मुनरो सिस्टम की ना, यस बेटा, मुनरो वेरी, हाँ, इट वाज टू हाई, इट वाज वेरी हाई। मुनरो सिस्टम जो था, रैयती सिस्टम भी कहते हैं जिसको। हाँ जी, yes, the revenue fixed by the British officials in the Rayatwadi system was too high for the farmers. The farmers who were unable to, second point, the farmers were unable to pay the revenue and left their farms. As the farmers left their farms, the villages in the region wore a deserted look.
हाँ, अब ये भी बताना है कि why they had to left. Sometimes due to natural disasters, due to floods, due to excessive rainfall, they were not able to pay revenue. और ये year after year revenue add होता जाता था. So that was very difficult for rayers to pay revenue, and that's why it was very high. And similarly, we can say that many people, they left the village areas, they shifted to another areas, they shifted their occupation. उन्होंने अपना occupation change कर लिया. कुछ फार्मर जो थे वो लोडिंग का काम करना शुरू हो गए, रोड्स में काम करना शुरू, उन एग्रीकल्चर को छोड़ दिया उन्होंने. ये मतलब है इसका. ठीक है, वेरी गुड. Why were rayers reluctant to grow indigo? यहाँ पर reluctant word का मतलब है not interested. Why were rayers not interested to grow indigo? ये तो मैंने अभी डिस्कस किया कि जो रैयत थे, कल्टीवेटर्स थे, वो इंडिगो ग्रो करने के लिए इंटरेस्टेड क्यों नहीं थे? देखा जाए तो इंडिगो की डिमांड इंटरनेशनल लेवल पे बहुत हाई थी, बट पीपल इन इंडिया, फार्मर्स इन इंडिया वर नॉट, you can say, interested. Why? हाँ जी. Any other student? Yes. हाँ जी बेटा. बानी, हाँ जी. Tend to grow indigo because when they grow indigo, the minerals in the soil will get finished, and after that they will not able to grow rice or wheat. Very good. हाँ जी. The land will get barren. Yes. सबसे पहले तो आपने ये बताना है, they had to sacrifice their best land and soil for growing indigo. उनको बेस्ट लैंड चाहिए, और अगर बेस्ट लैंड चाहिए होगी तो वो फूड कहाँ पे ग्रो करेंगे? बीट और राइस. तो अल्टीमेटली उनको फूड क्रॉप्स तो उनके लिए बेसिक था, सब्सिस्टेंस के लिए उनको फूड क्रॉप चाहिए थी. तो ये मेन प्रॉब्लम थी. सेकेंड वॉज प्राइजेस वर वेरी लो. दे वर गिवन वेरी लो प्राइजेस. इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड हाई थी, but they were given very low prices by the indigo planters. Fertile land was required for that, and after 3-4 years, year after year, if the indigo will be planted on a land frequently, the land would be converted barren. Barren हो जाती थी, बंजर हो जाती. This was the main problem why indigo farmers were not interested. They had to accept advance, but due to some problems, unforeseen expenditure, कई बार क्या होता था कि disasters या floods या rainfall के कारण they were not able to produce the you can say crops at the right time. और जब डिलीवरी का टाइम आता था तो उस टाइम पीरियड में उनके पास क्रॉप्स नहीं होती थी, तो they were tortured, exploited, और उसके बाद उनका एडवांस लोन बढ़ जाता था और नेक्स्ट ईयर के लिए they were not able, और इस तरह से they caught in debt trap. So that's why they were not interested to grow indigo. Clear? हाँ जी. Next is, what were the circumstances which led to the eventual collapse of indigo production in Bengal? अभी मैंने सारा डिस्कस किया, ब्लू रिबेलियन ही बताना है आपने इसमें कि क्या प्रॉब्लम थी, क्यों रैयर्स जो थे उन्होंने डिनाई किया, प्रोटेस्ट किया, इंडिगो कमीशन बना, एंड इस तरह से धीरे धीरे बंगाल में इंडिगो प्रोडक्शन जो थी कोलैप्स हो गई और धीरे धीरे लोगों ने इंडिगो को ग्रो करने से मना कर दिया. यस मेधा. हाँ जी. What were the circumstances which led to eventual collapse of indigo production of Bengal? हाँ जी. First point, they refused to grow indigo. हाँ जी. Second point, farmers, they attacked on indigo factories. Yes. And third point, gamasters were beaten by farmers, and gamasters were agents of planters. Many indigo founders found guilty doing this. आपने इसमें वो बताना है एशले ईडन, द डिसीजन मैजिस्ट्रेट का डिसीजन क्या था, जो बंगाल के मैजिस्ट्रेट थे, that these rayers would not be compelled to accept advance. हाँ जी. Ashley Egan issued a notice stating that rayers would not compel to accept indigo contractors, and they had declared that indigo need not sold. हाँ जी. और आपने बता देना that the people of indigo farmers, they were given very low prices. It was not profitable for them because they had to sacrifice their fertile land, food crops, wheat and rice, and land would become barren.
So this was the reason why slowly and gradually indigo production in Bengal collapsed, and blue rebellion, indigo rebellion, that happened in 1859. With the help of this revolt, many indigo farmers, they you can say were given kind of relaxation by the decision of magistrate. जब मैजिस्ट्रेट का डिसीजन आया तो इनको रिलैक्सेशन भी मिली, लेकिन आगे से आगे फिर धीरे धीरे इंडिगो प्लांटर्स बंगाल से शिफ्ट कहाँ चले गए, बिहार। और बिहार में तब जाकर उनको रिलैक्सेशन मिली जब महात्मा गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट चलाई। चंपारण मूवमेंट अब बहुत ज्यादा आप मतलब जो है फेमस हुई, सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च की महात्मा गांधी जी ने, और उसके बाद धीरे धीरे इंडिगो प्लांटेस जो थी इसकी डिमांड जब कम हुई सिंथेटिक फाइबर के आने से, तब जाकर कहीं इंडिगो फार्मर्स को रिलैक्सेशन मिली। क्लियर? एनी डाउट फ्रॉम दिस चैप्टर?